एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है। देखिए इससे पहले वाली एक्सरसाइज 3.2 में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो ग्राफिकल मेथड से थे, ग्राफ के द्वारा हमने शो किया था, सॉल्व किए थे क्वेश्चन को। और यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले मैं दो इक्वेशन गिवन होगी, उसमें से किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहां से देखिए ये हमारी एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो मैं इस वाली इक्वेशन से भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन से भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई 2। चलिए मैं 2 से निकाल रहा हूं। देखिए यहां से मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली x की, तो ये x हमारा इधर रहा, ये y इधर माइनस का था, वो राइट साइड में जाके किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 4 प्लस वाई। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, बाकी सारे टर्म इधर भेज दिए। अब देखिए आप x की वैल्यू क्या हो गई y के टर्म में, वो 4 प्लस वाई हो गई। इसे मैंने इक्वेशन 2 मान ली। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जहां पर देखिए इस वाली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड की थी, ये आ गई। अब इस x की वैल्यू मैं दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, x की जगह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, पहले मैं पुट करूंगा, इस x की जगह मैं 4 प्लस वाई पुट कर दूंगा, तो यहां हो जाएगा 4 प्लस वाई, और प्लस का y तो ऐसे ही है पहले से ही। देखो x की जगह 4 प्लस वाई लिख दिया, प्लस y की जगह y आ गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए हमारी जो इक्वेशन है ना वो सिर्फ एक वेरिएबल की हो गई है, इसमें y और y है बस, x नहीं रहा। x हमने टर्म हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह y वाले टर्म, ठीक। 4 हमारा इधर प्लस का था, वो राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, ये y और ये y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 14 माइनस 4, ये 4 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस, 2y इक्वल टू कितना बचेगा, 10, और y इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, 1 में भी या 2 में भी। मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए x तो हमारा ऐसे रहा, 4 प्लस वाई था, तो 4 प्लस वाई की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा, 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। तो देखिए ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इस तरह से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और जिस वाली इक्वेशन से फाइंड करते हैं उसे छोड़कर दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए मैंने यहां से x की वैल्यू फाइंड करती दूसरी इक्वेशन से, x माइनस वाई इक्वल टू 4 से, x की वैल्यू की 4 प्लस वाई, इस 4 प्लस वाई को मैं दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करूंगा x की जगह यहां पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। यहां पे हमें दो इक्वेशन गिवन है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो देखिए यहां पर मैं यहां से इजी हो जाएगा किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। देखिए इससे अगर मैं s की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ ना तो बड़े इजीली हो जाएगा कि ये वाला जो माइनस का t है ना वो राइट साइड में चला जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तो पहले से था, यहाँ ये t इधर माइनस का था, राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। यहां से मैंने s की वैल्यू फाइंड कर ली t के टर्म में। किसी भी दोनों इक्वेशन में से, किसी भी दो इक्वेशन में किसी से भी फाइंड कर लीजिए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन से फाइंड करी। अब देखिए इस वाले s की वैल्यू ये हो गई, तो इस वाले s की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में s की जगह पुट कर दूंगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। देखिए s की जगह कितना पुट करूंगा, 3 प्लस टी, तो मैंने यहां लिख दिया 3 प्लस टी अपॉन में 3 हो जाएगा, अब प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब देखिए इस वाले टर्म में भी हमारा टी आ गया, इसमें भी टी आ गया, एक वेरिएबल हो गया सिर्फ टी। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा, 6, 3 2 जा 6, 2 बार गया, 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी हो जाएगा ये टर्म, प्लस 2 3 जा 6, कितने बार गया, 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, टी से, तो ये हो जाएगा 3t और इक्वल टू 6। ये 6 यहाँ डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 6 के साथ, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t हमारा ऐसे रहा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो गया तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36।
2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। ये 6 इधर प्लस का है, इसे हमें राइट में भेजना है। हम नंबर को एक तरफ रखते हैं और वेरिएबल को एक तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 और अपॉन में हो जाएगा 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहां से t की वैल्यू 6 आ गई। आप पहली वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं t की जगह 6, या यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर इजी रहेगा, इस वजह से मैं इक्वेशन 1 से पुट कर रहा हूं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 s इक्वल टू, देखिए 3 प्लस t की जगह कितना पुट कर देंगे 6, तो 3 प्लस 6, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है ना। अगले पार्ट में भी देखते हैं इसी तरह कुछ। थर्ड पार्ट में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये गिवन है, तो देखिए किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर ना ये y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो अच्छा रहेगा कि मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूं यहां से। तो देखिए ये हमारा 3x इधर रहा, देखिए इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, ये 3x हमारा ऐसे रहा, ये 3 इधर प्लस का था, ये माइनस का आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके, और ये जो y इधर माइनस का था वो राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो आप देखिए y की वैल्यू हमने बहुत इजीली फाइंड कर ली है कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के टर्म में 3x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए जहां पर भी y है दूसरी वाली इक्वेशन में, वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसे मैंने 3 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3, देखिए इन दोनों इक्वेशन से, ये जो 3 वाली इक्वेशन थी ना, यहां पर मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली ये। अब सेकंड वाली इक्वेशन में जहां पर भी y आएगा मैं 3x माइनस 3 रख दूंगा, तो देखिए सेकंड वाली इक्वेशन में 9x तो हमारा ऐसे रह जाएगा माइनस 3, y यहां था, इस y की जगह मैं पूरा टर्म ये लिखूंगा 3x माइनस का 3 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखिए यहां से y की वैल्यू फाइंड करी, y की वैल्यू फाइंड करना इजी था क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 था, तो y हमने राइट साइड में लेके तो प्लस का हो गया था, ये 3 राइट लेफ्ट में ले आए थे हम, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का 3, ठीक। अब देखिए इस वाली इक्वेशन से मैंने वैल्यू फाइंड की थी y की, तो मैं इससे दूसरी वाली इक्वेशन जो होगी ना उसमें वैल्यू पुट करूंगा y की, तो 9x ऐसे रहा माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू ये पुट कर दी इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी, तो कितना हो जाएगा 9x और 3 3 जा 9 और इक्वल टू में 9 है, ठीक है ना। ये टर्म इससे कट रहा है, देखिए तो यहाँ आ रहा है 9 इक्वल टू 9। पता ये यहां पर कोई भी वेरिएबल हमारा नहीं बचा, ठीक है ना, तो ना तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये पता ये ऐसा क्यों आया है, क्योंकि इस वाली इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ये वाली लाइन जो बन रही है ना हमारी, मैंने आपको बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो इसका मतलब होता है कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये वही वाला केस है, ये जो लाइन बन रही है ये इस तरह से बन रही है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी वाली लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन, तो इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। आप देखिए यहाँ पे a1 कितना हमारा 3, a2 कितना है 9, तो कितना जाए 3 1 जा 3 3 2 जा 9, तो ये 1/2 है। b1 अपॉन b2 फाइंड करते, देखिए माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, तो ये भी हमारा कितना 1/3 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 की वैल्यू a1 अपॉन a2 की वैल्यू। अब c1 अपॉन c2 फाइंड करते, देखिए 3/9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो तब भी ये कितना रहा 1/3। तो ये वाला केस जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला होता है, ये जो मेथड हम यूज करते हैं इनके द्वारा सिर्फ हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जिनका एक सॉल्यूशन आता है, ठीक। तो इस वाली इक्वेशन के लिख देंगे हियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, देखिए इक्वेशन जो हमें गिवन है वो पॉइंट के फॉर्म में गिवन है, 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय 10,
देखिए जब मैं इस वाली इक्वेशन की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी टर्म में होगी, तो जब 0.2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा 2x प्लस इसी तरह से ये क्या बचेगा 3y, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 23, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इनमें से किसी एक इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो मैं फोर्थ वाली इक्वेशन से फाइंड कर रहे हैं, देखिए इस वाली से, तो मैं 4x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं पहले तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5y इधर प्लस का है, 23 माइनस 5y हो जाएगा। एक वेरिएबल को लेफ्ट में रख के बाकी सारे टर्म को राइट में पहुंचा दिया। अभी ये x के साथ में 4 मल्टीप्लाई में है, तो मैं इस 4 को राइट में भेज दूंगा तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये इधर 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। अब देखिए ये वाली इक्वेशन मैंने 4 मान ली, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म में। अब देखिए अगर मैंने इक्वेशन की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली है ना, तो मैं इससे दूसरी वाली इक्वेशन में यहां पर पुट करूंगा x की वैल्यू को, तो देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए यहां 2x था और x की वैल्यू y के टर्म में क्या है, ये है, तो मैं ये वाली वैल्यू यहां पुट करूंगा, तो लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई और यहां हो जाएगा 23 माइनस 5y और अपॉन में 4 प्लस का 3y और इक्वल टू 30। अब आप देखिए यहाँ पे ना हमारे दोनों लेफ्ट हैंड साइड में y वाले टर्म है, x नहीं है, x हट गया है, ठीक। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बचा। देखिए इसके अपॉन में 1 है, ठीक है ना, इस वाली टर्म के अपॉन में 2 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये वाला टर्म तो हमारा ऐसे रह जाएगा 23 माइनस 5y प्लस यहां पे 1 था, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6y और इक्वल टू में कितना 13। ये 2 सभी के अपॉन में है, इधर डिवाइड में है, इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये हमारा 23 माइनस का 5y और प्लस का 6y ऐसे रहा, और ये हो जाएगा 26। 6y माइनस 5y कितना बचेगा, 1y बचेगा, ये 23 ऐसे रहा, ये 26। y इक्वल टू 26 माइनस का 23, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बचेगा सिर्फ। तो ये y की वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड कर दी, ठीक है ना। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में यहां 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 और यहां कहीं भी पुट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका रहेगा यहां पे पुट करना, तो फ्रॉम इक्वेशन 4। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 जहां पर भी y है ना, मैं कितना पुट कर दूंगा 3 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 23 हमारा ऐसे रहा माइनस 5 मल्टीप्लाई y की जगह कितना पुट कर दिया हमने 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, x इक्वल टू 23 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन में 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए x की तो वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई हमारी 3। फिफ्थ पार्ट में हमें दो इक्वेशन गिवन है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर भी हमारा 0 और यहाँ पर भी 0 है, जो दोनों इक्वेशन में 0 होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि x भी 0 है y भी 0। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैंने अंडर रूट 3x यही रहने दिया और ये वाला जो अंडर रूट 8y है ना, वो राइट साइड में चले जाएगा, किसका जाएगा अंडर रूट 8y प्लस का हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये अंडर रूट 3 जो है ना इधर मल्टीप्लाई में है, वो राइट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से, अंडर रूट 8y और अपॉन में अंडर रूट 3। ये वाली इक्वेशन मैंने 2 मान ली, ठीक। अब देखिए इक्वेशन नंबर इस वाली से 2 से मैंने इसकी x की वैल्यू फाइंड करी थी, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा x की जगह, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सेकेंड इक्वेशन से फाइंड करी थी x की वैल्यू, फर्स्ट में रखेंगे अंडर रूट 2 और x की जगह कितना पुट कर देंगे, ये तो लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई अंडर रूट 8y और अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो कटेगा तो नहीं, इस अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 से कर देंगे,
तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8, तो देखिए जब भी दोनों वैल्यू अंडर रूट में होते हैं तो वो दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर देती हैं इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा तो कितना है अंडर रूट 16। तो देखिए ये 16 है और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 हो जाता है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 वाई की जगह मैं कितना पुट कर रहा हूं, देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 वाई और अपॉन में अंडर रूट 3 ऐसी रहा प्लस अंडर रूट 3 वाई और इक्वल टू 0। ठीक है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 हो गया था अंडर रूट 16 और 16 का अंडर रूट होता है 4। ठीक, 4 4 जा 16, यहां पे मैं एलसीएम ले रहा हूं अंडर रूट 3, तो देखिए 4y तो हमारा ऐसे रह जाएगा, इसके अपॉन में 1 था, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से हो जाएगी, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3y और इक्वल टू में 0। ये जो अपॉन में है ना अंडर रूट 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब भी 0 से किसी की मल्टीप्लाई करते वो 0 हो जाता। 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y और इक्वल टू में 0, ये 7 जो y 0 के अपॉन में चला जाएगा डिवाइड में, तो देखिए 0 के अपॉन में कुछ भी हो जाए वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। y की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 0 और अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, ये देखिए अंडर रूट 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और अपॉन में अंडर रूट 3, तो इससे पता चला कि x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ भी रख दीजिए आप, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। सिक्स्थ वाले पार्ट में देखिए हमें इक्वेशन गिवन है अंडर रूट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट हटा देते हैं, तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6। ठीक, 2 का टेबल पड़ा 6 आ जाए, 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 बार गए, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करें 2 5 जा 10y इक्वल टू माइनस का 2, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए 10y, ये तो ऐसे रहा 9x माइनस 10y माइनस का 12 हो जाएगा, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। अब इसमें कहीं पर भी डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसे भी सॉल्व किया, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 3 जा और 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 3y 13 अपॉन 6, इस तरह से। देखिए यहां भी डिनोमिनेटर में 6 है, यहां भी डिनोमिनेटर में 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारी इक्वेशन बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। अब इस वाली इक्वेशन से मैं दूसरी वाली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैं इस बार y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। देखिए ये 3y मैंने लेफ्ट में रहने दिया, ये 2x प्लस का था उसे राइट में भेज दिया, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x, और ये 3 अभी y के साथ मल्टीप्लाई में, ये 3y 3 मल्टीप्लाई y लिखा हुआ, तो ये y, जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 13 माइनस 2x और अपॉन में 3, इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक, अब इस वाले y की वैल्यू ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, यहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड करी है ना इस वाली इक्वेशन से, तो दूसरी वाली इक्वेशन में y की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पर y की जगह देखिए 9x माइनस 10y तो हमारा ऐसे रहा इक्वल टू, सॉरी इस y की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा 13 माइनस 2x और अपॉन में 3, 9x ऐसे रहा माइनस का 10 और y की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस का 12 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, अभी तो मैंने ऐसे रहने दिया 9x अपॉन 1, 10 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी 13 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक, माइनस 10 2 जा 20x और अपॉन में 3 ऐसे रहा इक्वल टू माइनस का 12, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहा, सॉरी 1 3 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई करें 27x माइनस, ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 130 तो हो जाएगा माइनस का 20x हो जाएगा प्लस का इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं, तो देखिए यहां पर x वाला टर्म ये है, ये वाला भी x वाला टर्म है, तो 27 और 20 कितना हो जाएगा 47x माइनस 130 हमारा ऐसे ही रहा
ये जो 3 था अपॉन में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 12 के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 3 या 36, माइनस का 36 हो जाएगा। इस तरह से 36 माइनस का राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे माइनस का 36 प्लस का 130, 47 x इक्वल टू, माइनस कर देंगे इसमें से तो ये बचेगा 94। ठीक, x इक्वल टू 94 अपॉन में 47, 47 बन जा 47, 47 2 जा 94, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पर। और इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हो जाएगा y इक्वल टू 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 3, तो y इक्वल टू कितना है, 13 माइनस 4 अपॉन में 3, y इक्वल टू 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो देखिए पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हो गया हमारी 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी है 2x माइनस का 4y और इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है ना, किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मैं यहां दूसरी वाली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो देखिए ये जो 2x था ये तो हमारा राइट लेफ्ट में रहा, इस 4y को ये माइनस का, इसे मैं राइट में भेज रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 4y हो जाएगा ये। ठीक, अभी x के साथ में मल्टीप्लाई में क्या 2 है, तो ये राइट साइड में चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा इस तरह से, अपॉन में 2, x इक्वल टू, देखिए 2 को मैं दोनों के अपॉन में रख रहा हूं, 24 अपॉन 2 प्लस 4y और अपॉन में 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 12 बार, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12 अब प्लस का 2y, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखिए इस वाली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली y के टर्म में। ठीक है ना, अब इस वाले x की वैल्यू को मैं पहली वाली इक्वेशन में x की पुट कर रहा हूं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए ये 2 हमारा ऐसे रहा, x की जगह हम कितना पुट कर देंगे, माइनस का 12 प्लस 2y, यहाँ x था इसकी जगह ये वैल्यू पुट करते, प्लस का 3y हमारा ऐसे रहा, इक्वल टू 11, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस का 24 प्लस 2 2 जा 4y प्लस 3y और इक्वल टू 11 हमारा ऐसे रहा। तो देखिए y और y कितना हो जाएंगे, 7y, ये माइनस का 24 था, राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 7y इक्वल टू हो जाएगा 35 और y इक्वल टू हो जाएगा 35 और अपॉन में 7, ये 7 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाके डिवाइड में हो गया, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी इस तरह से। अब इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मैं 2 में पुट कर रहा हूं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए यहां x था लेफ्ट में, ये तो ऐसे रहा, इक्वल टू माइनस का 12 भी ऐसे रहा, प्लस 2 मल्टीप्लाई y था, y की जगह कितना पुट कर देंगे, 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 10 और माइनस का 2 बचेगा। तो x की वैल्यू तो आ गई ये और y की वैल्यू आ गई ये। तो पहला पार्ट तुम्हारा सॉल्व हो गया कि सॉल्व करना है इन इक्वेशन को, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और इस वाली इक्वेशन से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है हमारी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, तो जहां पर y है वहां तो मैं पुट कर दूंगा 5 और m ऐसे रहा, x की जगह कितना पुट करूंगा मैं, माइनस का 2 प्लस, यहां पर हमें दे रखा था c, तो ये c नहीं होगा, कोई वैल्यू होगी, हमसे मिसप्रिंट हो गया, ये प्लस का 3 गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये 3 हो गया, इस 3 को इधर देखिए प्लस में है, लेफ्ट में ला रहा हूं मैं, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2m, कितना बचेगा 2, माइनस का 2m, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है और ये लेफ्ट में आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इधर 2 1 जा 2, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 बच गया, नीचे माइनस था ना तो वो माइनस का 1 हो गया, तो m की वैल्यू हो गई -1। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखिए जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब
इसमें से बहुत ज्यादा चांस ये होता है कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इनसे हमें इक्वेशन बनानी होती है दो, ठीक है ना। तो हमें दो कंडीशन गिवन होगी, उन्हीं से हमारी दो इक्वेशन बनेगी, फिर उन्हें सॉल्व करना होता है। तो इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करवाएंगे। देखिए पहली वाली लाइन में हमसे कहा गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है ना, कि दो नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 26 है। अब डिफरेंस होने का मतलब है कि एक नंबर बड़ी है एक छोटी है। तो सबसे पहले मैं उन नंबर को लेट कर रहा हूं कि मैंने माना कि बड़ी जो नंबर है लेट लार्जेस्ट नंबर बी x एंड स्मॉलेस्ट नंबर बी y। एक बड़ी नंबर होगी और एक छोटी नंबर होगी। तो बड़ी नंबर तो x है और छोटी नंबर क्या हो गई y हो जाएगी। अब उन दोनों का डिफरेंस कहा गया, मतलब बड़ी में से अगर मैं छोटी माइनस करूंगा ना तो 26 बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पहली वाली इक्वेशन तो हमारी इसी से बन गई कि भैया बड़े नंबर में से जो x है बड़ा नंबर उसमें से मैंने छोटा वाला नंबर माइनस कर दिया, तो इक्वेशन बन गई हमारी पहली 26 आ गया। इस तरह से ये पहली वाली इक्वेशन तो इस लाइन से बन गई। अब दूसरी वाली लाइन में क्या कहा गया कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि भैया एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। अब देखिए बड़ा नंबर तो हमारा x है, तो जाहिर सी बात है यही इसका दूसरे नंबर का क्या होगा 3 टाइम्स होगा, 3 गुना। अब देखिए हमें इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है इसे समझना है। तो देखिए x जो ना y का 3 टाइम्स है, तो आप एक ऐसा नंबर ऐड कीजिए जैसे 30 है और इधर 10 सपोज कीजिए। तो देखिए x ना 3 टाइम्स हो गया इसका, 10 3 जा 30, तो ये 3 टाइम्स है, ठीक है ना। x 3 टाइम्स नहीं क्योंकि बड़ा है। तो अब देखिए मैं किधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं कि दोनों इक्वेशन बड़ी बराबर हो जाए, तो मैं इधर करूंगा 3 से। तो इसी तरह से मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई में y करूंगा तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x तो पहले से ही 3 टाइम्स है, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई y से कर दूंगा ना तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है दूसरे वेरिएबल के टर्म में, तो वो हमारी यही हो गई, ठीक। जब भी कभी कहा जाता है ना कि वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, कि हमें किसी टर्म में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए इस वाले x की वैल्यू को मैं पहली वाली इक्वेशन में x की पुट कर रहा हूं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो x की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 26। अब देखिए इस वाले टर्म में कहीं पर भी x नहीं रहा, सभी ये y में कन्वर्ट हो गए। तो 3y माइनस y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, और y इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। इसका मतलब ये हो कि छोटी नंबर तो 13 है। अब बड़ी वाली नंबर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू है यहां पुट कर दीजिए किसी में भी। मैं 2 में पुट कर रहा हूं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y था तो 3 मल्टीप्लाई 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। ये तो बड़ी नंबर कितनी हो गई हमारी, x माननी थी वो 39 हो गई, छोटी नंबर क्या हो गई 13 हो गई। अब देखिए इनका डिफरेंस देखते हैं, 39 में से 13 माइनस करेंगे कितना बचेगा 26। और भैया ये वाली जो नंबर है ना 13 3 जा 39, तो 3 टाइम्स भी है इसकी, तो लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 39 और स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा भाई वो हो जाएगा 13। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में कहा गया द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या, कि दो एंगल का सम जिनका 180 होता है वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे 100 और 80 ये दो एंगल है, अगर इन दोनों एंगल का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो 100 80 का सप्लीमेंट्री हो गया और 80 100 का सप्लीमेंट्री हो गया। तो जिन दो एंगल का सिर्फ दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक ले रहा हूं 110 तो दूसरा कितना हो जाएगा 70, तो इन दोनों का सम भी कितना 180 हो जाएगा। तो 110 70 का सप्लीमेंट्री होगा और 70 110 का सप्लीमेंट्री होगा, ठीक। अब देखिए इनमें से दो एंगल एक बड़ा भी हो सकता है एक छोटा भी हो सकता है, वो इस वजह से कि हमसे पहले ही कह दिया डिफरेंस है, तो इसका मतलब एक बड़ा एंगल है एक छोटा एंगल है। तो सबसे पहले मैं बड़ा और छोटा एंगल मान रहा हूं, लिख रहे लेट लार्जेस्ट एंगल पी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री,
ठीक है ना। अब देखिए वो दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। पहले बात तो इस कंडीशन पे आते हैं कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, जिनका दोनों का सम 180 होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स और वाई मिलके जो है ना 180 हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में हमसे कहा गया था कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट, एक्सिस्ट मतलब ज्यादा, ज्यादा है, कि बड़ा वाला जो एंगल है वो ज्यादा है छोटे वाले से, स्मॉलर से बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो कि ये तो हो गया हमारा बड़ा वाला एंगल और ये हो गया छोटा वाला एंगल, तो ये 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है ना। आप ऐसे समझिए जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे 28 और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10, तो ये 18 ज्यादा है, ये वाला एंगल 18 ज्यादा हो गया ना इससे। एक इक्वेशन डालते हैं, ये रफली काम होता है। तो ये हमारा 18 ज्यादा है इससे, तो मैं इधर की तरफ 18 ऐड कर दूंगा ना, छोटे वाले एंगल में 18 ऐड कर दूंगा, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इस तरह से। देखिए ये 28 माना था, ये 10, अगर मैं इधर 18 ऐड कर दूंगा ना तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बड़ा एंगल ये था x डिग्री, छोटे एंगल में मैं 18 ऐड कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या आप बड़े वाले एंगल में से माइनस कर दीजिए 80, तब दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक वेरिएबल हमारा इधर है, बाकी सारे राइट में है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जहां पर पहले वाले इक्वेशन में x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, y प्लस 18, तो लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिखेंगे y प्लस 18 प्लस का y आर इक्वल टू 180। y और y कितने हो जाएंगे, 2y। ये 18 इधर प्लस का था, राइट में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 162, माइनस कर देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री, इस तरह से। ठीक, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैं 2 में पुट कर रहा हूं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 18 था, y की जगह मैंने कितना पुट करा, 81 और प्लस 18, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। अब आप देखिए इन दोनों का सम कीजिए, 81 और 99 कितना हो जाएगा, 180। तो दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, और बड़ा वाला जो एंगल है ना इससे 18 ज्यादा भी है। ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हमारे ये फाइंड होगा। थर्ड पार्ट में कहा गया था, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees 3,800, later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees, find the cost of each bat and each ball। तो सबसे पहले तो मैं एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट मान रहा हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट मैंने मानी कि वो x रुपीज है, एंड 1 बॉल बी रुपी y, कि भाई एक बैट तो x रुपए में आ रहा है और एक बॉल कितने में आ रही है, y रुपीज में। देखिए पहली वाली लाइन से एक इक्वेशन बनेगी हमारी, देखिए 7 बैट्स एंड 6 बॉल कितने की आती है, 3800 की आती है। तो देखिए एक बैट आ रहा है x रुपीज का, तो 7 बैट कितने आ जाएंगे, 7 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 6 बॉल, एक बॉल y रुपए की है तो 6 बॉल कितने जाएगी, 6y रुपए की, इक्वल टू, और दोनों का कुल जो पैसे बने, कुल जो मनी हुई वो होगी 3800। तो ये हो गई हमारी पहली वाली इक्वेशन, कि भाई हमने एक बैट की कॉस्ट x मान ली, एक बॉल की कॉस्ट y मान ली, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इसी तरह से एक बैट है x रुपए का, तो 3 बैट कितने हो जाएंगे, 3x के, प्लस बॉल कितने की हो जाएंगे, 5y, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1750। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बहुत इजी है, एक बैट की कॉस्ट माननी है, एक बॉल की कॉस्ट माननी है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, 3x प्लस 5y इक्वल टू 750। ये दो इक्वेशन होगी, किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन से फाइंड करते हैं इससे। देखिए ये मैंने 3x लेफ्ट में रहने दिया, 5y को मैंने राइट में भेजा, तो कितना हो जाएगा, ये 1750 माइनस का 5y। ठीक है ना, x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है तो मैं इसे डिवाइड में भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस का 5y,
और अपॉन में कितना जाएगा 3। ये मैंने 2 इक्वेशन मांगी, ठीक है ना। अब देखिए पहली वाली इक्वेशन में जहां पर भी x है ना उसकी जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है ना, इतनी। तो लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन में से दूसरी की x की वैल्यू मैंने यहां पुट करी, तो कितना हो जाएगा 7, x की जगह हो जाएगा 1750 माइनस का 5y और अपॉन में कितना आ गया 3, 7x, x की गई है प्लस 6y था तो 6y हमारा ऐसे ही रहा और इक्वल टू 3800। ठीक, अब देखिए 7 की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूं, अपॉन में 3 ऐसे रहने देते हैं, तो 7 की मल्टीप्लाई करें 700, 7 5 35, 3 कैरी 7 7 49 और 52, 5 कैरी 7 1 7 और 5 12 हो जाएगा, माइनस 7 5 35y अपॉन में 3 अभी मेरा ऐसे रहा, ये 6y ऐसे रहा 3800। अब देखिए इस 6y के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो मैं यहां पर एलसीएम कितना ले लूंगा 3। ये वाला टर्म तो हमारा ऐसे रहा 12 250 माइनस 35y प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 18y और इक्वल टू 3800। ये 3 इधर अपॉन में था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करेगा इसकी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये वाले टर्म तो हमारे ऐसे रहे, इसमें भी y वाले टर्म को सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 35 और प्लस का 18 कितना बचेगा, माइनस का 17 बचेगा, ये वाला टर्म हमारा ऐसे रहेगा 12 250 माइनस का 17y बचेगा यहाँ पर, और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके साथ चला गया तो मल्टीप्लाई करेगा 3000 3 8 जा 24 2 करे 3 2 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक, ये 17y इधर माइनस का, इसे राइट में ले जा रहा है तो प्लस का हो जाएगा, ये 225 12 250, ये वाला टाइम इधर प्लस का था माइनस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आके, 17y माइनस का था वो राइट में जाके प्लस का हो जाएगा इस तरह से। इसमें से इसे माइनस करते हैं, देखिए कितना बचेगा 5 और यहां बचा 8, ठीक, इक्वल टू 17y। देखिए 17 मल्टीप्लाई में है y के साथ में और वो 850 के साथ कहां चला जाएगा डिवाइड में, 17 1 17 17 5 85 और 0, तो y इक्वल टू आ गया 50। देखिए y जो होती है एक बॉल की कॉस्ट थी, इसका मतलब ये है कि एक बॉल 50 रुपीज की आ रही है। ठीक, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे x तो ऐसे रहा इक्वल टू ये 1750 ऐसे रहा माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा और अपॉन में 3, 1750 माइनस ये हो जाएगा 250 अपॉन में 3, 750 में से माइनस करेंगे ये तो कितना बचेगा हमारा 1500 और अपॉन में 3 3 5 जा 1500, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 500 रुपीज आ जाएगी। इसका मतलब ये है कॉस्ट ऑफ बैट, वन बैट, तो वो तो आ गया 500 रुपए, 500 रुपीज कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और वो आ जाएगी 50 रुपीज, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है ये। फोर्थ पार्ट में कहा गया द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब ये है कि कोई टैक्सी वाला है, अगर आप कहीं जाओगे तो एक फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही देना है शुरू में, कि भैया उसने अगर ये कह दिया कि शुरू में मेरा 10 रुपए चार्ज तो है, अगर जैसे ही आप बैठ जाओगे टैक्सी में 10 रुपए तो आपको देने ही देने हैं, फिक्स्ड चार्ज है वो तो, ठीक है ना। उसके बाद जो चार्ज लगेगा ना विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और उसके बाद जितनी आप डिस्टेंस कवर्ड करोगे उस हिसाब से चार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो फिर कहा गया फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड रुपीज 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 155 रुपीज, ठीक है ना। अगर आप 10 किलोमीटर चल जाते हो 10 किलोमीटर तो चार्ज देना पड़ रहा आपको 105 रुपीज, और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज देना पड़ रहा है आपको 155 रुपीज। तो देखिए दो चार्ज है, एक तो फिक्स्ड चार्ज है और एक है चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है ना, चार्ज पर किलोमीटर। तो मैं दोनों को अलग अलग लेट कर रहा हूं, लिख रहे हैं लेट फिक्स्ड चार्ज, कि जो हमें देना है चार्ज वो तो x रुपीज है, ये तो टैक्सी वाला शुरू में मतलब जैसे आप बैठोगे तो ये तो पक्का है कि देना ही देना है, एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर
और उसके बाद जितना भी आप पर किलोमीटर के हिसाब से चलोगे उतने रुपए लगेंगे वाई के, ठीक है ना, कि भैया 1 किलोमीटर चल के तो वाई रुपीज, 2 किलोमीटर चलोगे तो 2y, 3 किलोमीटर चलोगे तो 3y रुपीज लगेंगे। ये चार्ज आपको देना ही देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली वाली लाइन पे आते देखिए, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस चले, ठीक है ना, तो आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है, तो x रुपीज तो आपको देने ही देने हैं, वो तो फिक्स्ड है बंधा हुआ। 10 किलोमीटर के चलने के कितने रुपीज हो जाएंगे, देखिए 1 किलोमीटर के तो वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई वाई मतलब 10 वाई रुपीज, और दोनों मिला के कुल कितने हो गए, ये 105 रुपीज हो गए। इस तरह से कि भाई फिक्स्ड चार्ज तो ये तो आपको देना ही देना है, और फिर उसके बाद आप चले थे 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर के वाई रुपीज लग रहे हैं, 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 10 वाई रुपीज लगेंगे, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 105 रुपीज, क्योंकि 10 किलोमीटर के आपके 105 रुपीज लगे, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड लाइन में कहा गया फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज था वो 155 रुपीज था। देखिए ये जो फिक्स्ड चार्ज है ये तो देना ही देना है, तो ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस उसके बाद 15 किलोमीटर चले थे तो 1 किलोमीटर के वाई रुपए लग रहे हैं, ठीक है ना, तो 15 किलोमीटर के लग जाएंगे 15 बाई 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 155 रुपीज। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमने 2 इक्वेशन फाइंड कर लिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, फिक्स्ड चार्ज हमें पता चल जाएगा और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से भी पता चल जाएगा। तो किसी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करना इजी है, मैंने यहाँ पे ना x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये जो 15 बाई ना इधर प्लस का है, राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसे लिखेंगे 155 माइनस का 15 बाई, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सेकंड वाली इक्वेशन हमने x की वैल्यू फाइंड करी है, तो इस x की वैल्यू को ये जो आई है इसे मैं पहली वाली इक्वेशन में रखूंगा x की जगह, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो x की जगह हम रखेंगे 155 माइनस का 15 बाई माइनस ये कितना आ जाएगा 10 वाई, सॉरी ये तो प्लस का था, प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे प्लस 10 वाई और इक्वल टू 0। देखिए y y में बदल गई सारी इक्वेशन, ये 155 तो हमारा ऐसे रहा, ये माइनस का 15 वाई है, ये प्लस का 10 वाई है, माइनस का 5 वाई बचेगा और इक्वल टू 105। ठीक, ये वाला 155 इधर तो प्लस का है यहाँ पे, ठीक है ना, इधर जाके किस में हो जाएगा राइट में माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 155 माइनस का 5 वाई इक्वल टू, देखिए 155 में से 105 माइनस कर देंगे तो माइनस का बचेगा 50। इस तरह से दोनों तरफ माइनस 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 कैंसिल, ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो y इक्वल टू 10। देखिए y जो हमने माना था वो पर किलोमीटर का चार्ज माना था कि अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे ना तो आपको 10 रुपीज देने हैं, अगर 2 किलोमीटर चलोगे तो आपको कितने चार्ज देना पड़ेगा 20 रुपीज, इसी हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। ठीक, अब देखिए y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी x इक्वल टू 155 माइनस 15 मल्टीप्लाई y की जगह कितना पुट कर दिया 10, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 150, तो x की वैल्यू आ गई 5 रुपीज। ये जो 5 रुपीज है ना ये तो आपको देना ही देना है, ये तो फिक्स्ड चार्ज है, और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज जो लग रहा है वो लग रहा है हमारा 10 रुपीज, तो लिखेंगे सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा है वो 10 रुपीज। ठीक, इसके बाद हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसमें, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर, अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो देखिए लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो देखिए x की टर्म में अगर मैं लिखता हूं तो देखिए उसको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, और 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा चार्ज 25 बाई, भाई अगर वो फिक्स्ड चार्ज तो उसे देना ही देना है, 10 किलोमीटर के लिए x प्लस 10 वाई था, 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा x प्लस 25 बाई, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो ये जाएगा 5 प्लस 250, तो 255 रुपीज उसे चार्ज करने पड़ेंगे
25 किलोमीटर के लिए। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन ही लेट कर रहा हूं, लेट फ्रैक्शन बी x/y। तो देखिए x हमारा क्या हो जाएगा न्यूमरेटर और y क्या हो गया डिनोमिनेटर। पहली वाली लाइन में देखिए क्या कहा गया था, इफ 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दोनों में ना 2 ऐड कर दिया गया था, तो x में और अपॉन y, तो ये न्यूमरेटर है इसमें भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो पता फ्रैक्शन हमारी कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो ये हो जाएगा 9/11 इस तरह से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर रहे हैं इसे, देखिए ये 11 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वाला टर्म इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 × x+2 इक्वल टू 9 × y+2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 की x से करेंगे कितना हो जाएगा 11x + 22 इक्वल टू 9y प्लस का 18। ठीक, y वाला टर्म मैं एक तरफ लेकर आ रहा हूं तो कितना हो जाएगा 11x माइनस का 9y। ये 22 इधर प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 11x माइनस का 9y माइनस के 4 के इक्वल हो गए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये पहली वाली लाइन से हमने एक इक्वेशन फाइंड कर लिया। देखिए सेकंड में क्या कहा गया था, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो भैया इस बार हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है 3 ऐड करना है। तो मैंने यहाँ भी 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया। अब हमारी फ्रैक्शन क्या हो रही है 5/6 हो जाती है। ये इस तरह से कि न्यूमरेटर में 3 ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दीजिए, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। तो इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, देखिए 6 की तो हो जाएगी इससे, और ये जो y+3 है ये जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 × x+3 और 5 × y+3। 6x प्लस 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है ना। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल एक तरफ रखना होता है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ 6x को लेफ्ट में रहने देता हूं, ये जो 18 हमारा प्लस का ये राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5 + 15 और माइनस का 18। 6x इक्वल टू 5 तो ऐसे रहा हमारा, ये माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक, x के साथ में 6 मल्टीप्लाई में सामने जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 माइनस का 3 और अपॉन में आ जाएगा 6। तो ये x की वैल्यू हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक, अब पहली वाली इक्वेशन में जहां पर x है ना, तो मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो पहली वाली इक्वेशन में x की ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो हो जाएगा हमारा 11x, तो x की जगह कितना आ जाएगा 5 माइनस का 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस का 9y, ये 9y है, और इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 4। इस तरह से सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। देखिए पहले तो मैंने 11 की मल्टीप्लाई कर ली 5 से, 11 5 जा 55 माइनस 11 3 जा 33 अपॉन में हमारा 6 है माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 है, तो कितना आ जाएगा 6। ये 55 माइनस का 33 है, तो ऐसे माइनस 1 था यहाँ पे, 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 6 9 जा 54y इक्वल टू माइनस का 4। इस तरह से 4 अपॉन में है यहाँ पर डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये हमारा 55y, ये हमारा 54y, ठीक है ना। ये प्लस है माइनस है, एक y बचेगा सिर्फ प्लस का, 55 माइनस 54 कर देंगे, 1 बचा y माइनस 33, और ये वाला 6 मल्टीप्लाई में गया तो माइनस का 24। ठीक, y इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 33 हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ गई। इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर तो हमारा 9 है। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 1 में या 2 में कहीं भी पुट कर दीजिए, मैं 2 में पुट कर रहा हूं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 था, तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 ऐसे रहा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 6। इसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 5 9 जा 45 माइनस का 3 और अपॉन में कितना जाएगा 6।
x इक्वल टू 42 और अपॉन में 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सो फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन वाई, तो x की जगह तो आ गया 7 और y की जगह आ गया 9, तो हमारी फ्रैक्शन जो आ जाएगी वो आएगी 7 अपॉन 9। सिक्स्थ पार्ट में कहा गया 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, कि 5 साल बाद, ठीक है ना, हैंस का मतलब होता है कि अब से 5 साल बाद जैकब की जो एज हो जाएगी ना अपने बेटे की 5 टाइम्स हो जाएगी, सॉरी 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और 5 years पहले जो थी जैकब की एज जो थी वो अपने बेटे की उम्र की 7 टाइम्स थी। तो देखिए हमसे प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो अगर प्रेजेंट एज ना भी कहते, ठीक है ना, हमसे कहते व्हाट आर देयर एजेस, तो वो हमें प्रेजेंट के बारे में बताना होता है। तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x year and his son बी y year। हमने माना कि भाई जैकब तो इस समय x साल का है और उसका बेटा 22 साल का है। देखिए हमसे कहा गया था 5 year hence, तो सबसे पहले इस वाली कंडीशन से हम पहले इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। लिख रहे 5 year hence, तो देखिए अभी जैकब कितने साल का है, x साल का है, तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 5। सपोज कीजिए अभी जैकब 30 साल का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो प्लस 5 कर देंगे 35 ये, तो अभी वो x का है और 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो x प्लस 5 का। तो लिख रहे हैं एज ऑफ जैकब 5 year hence, एज ऑफ जैकब इक्वल टू x प्लस 5 ईयर्स, एज ऑफ हिज सन, जो उसका बेटा अभी कितने साल का प्रेजेंट में, वो y का 5 साल पहले, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर्स, ठीक है ना। अब देखिए ये कहा गया था कि जैकब 3 टाइम्स था अपने बेटे का होगा, तो देखिए क्या कहा, ये तो हो गई जैकब की एज और ये हो गई उसकी बेटे की एज, और ये वाली जो एज है ना 3 टाइम्स है पहले से ही, आप ऐसे समझिए जैसे ये 30 है और ये 10 है, ये 3 टाइम्स है इसका, ठीक है ना। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, देखिए इस तरह से। ये सिर्फ रफली काम होता है हमें बनाने के लिए इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये वाली जो एज है ना जैकब की, वो अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स है, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ जो टाइम्स वर्ड आ रहा है ना इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y से कीजिए, कितना हो जाएगा 3y, 3 5 जा 15, ये 5 इधर प्लस में है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y प्लस का 10। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहां से x की वैल्यू ही निकाली डायरेक्ट कि भैया एक वेरिएबल ये x है, इसकी वैल्यू हमारी 3y प्लस 10 आ जाएगी, ठीक। सेकंड में कहा था 5 years ago, तो पहले 5 years ago दोनों की एज फाइंड कर लेते हैं, 5 years ago, एगो का मतलब पहले, देखिए अभी तो वो x साल का है, अब 5 साल पहले कितने का होगा, अभी x की वैल्यू सपोज कीजिए 30 है, तो 5 साल बाद वो पहले कितने का रहा होगा, वो 25 साल का रहा होगा, 5 माइनस कर देंगे, तो अगर अभी वो x साल का है तो 5 साल पहले वो x माइनस 5 ईयर का हो जाएगा, तो लिखेंगे एज ऑफ जैकब इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स, ठीक, एज ऑफ हिज सन, और उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा, अभी तो वो 22 साल का है, 5 साल पहले कितने का रहा होगा, y माइनस 5 ईयर्स, ठीक। अब देखिए इसमें भी ये कहा गया था कि जो 5 साल पहले जैकब की एज थी ना वो 7 टाइम्स थी, ये तो है जैकब की एज x माइनस 5 और ये है उसकी बेटे की एज, ये 7 टाइम्स है, ऐसे समझिए 70 और 10, ठीक है ना। तो ये वाली जो नंबर है ना इसकी 7 टाइम्स, तो मैं इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों साइड, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, देखिए x माइनस ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई करिए 7y माइनस 7 5 या 35, ठीक। x ये वाला 7y इधर ले आए लेफ्ट में, तो माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 35, ये वाला माइनस का 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा,
तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर। देखिए पहली वाली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल रखी है, वो है 3y प्लस 10। इस x की वैल्यू को मैं दूसरी वाली इक्वेशन में यहां पुट कर रहा हूं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए जहां पर भी x है ना, 3y प्लस 10 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस 10। ये वाली वैल्यू जो थी ना यहां लिख दी मैंने, माइनस का 7y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 30 पहले चल रहा है। तो देखिए ये y वाला टर्म है, ये वाला y वाला टर्म है, तो ये 3 प्लस का है, माइनस का 7 है, कितना बचेगा, माइनस का 4y प्लस का 10 और इक्वल टू माइनस का 30। माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30। ये वाला 10 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/4। 4 10 जा 40, तो y इक्वल टू 10 आ गया। इसका मतलब ये है कि भैया उसका जो बच्चा है उसकी प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है, क्योंकि y हमने उसके बच्चे की एज मानी थी। अब y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहां पर, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा देखिए 3y, तो 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो जैकब की एज तो हो जाएगी 40 प्रेजेंट एज, तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो वो तो हो गया 40 ईयर्स, ठीक है। अब प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो वो हो जाएगा 10 ईयर्स।